या रोटेशन मोशन की बात करें तो जो पहला टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या समझते हो? अच्छा चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बताओ कि इनर्शिया से क्या समझते हो? व्हाट इज इनर्शिया? अरे इनर्शिया तो तुम लोगों ने पढ़ाई है। ऑब्जेक्ट अपने क्या करना चाहता है? स्टेट में रहना चाहता है। ओवरऑल क्या करता है? अपने स्टेट का क्या करता है? चेंज होने का अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि वो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, अब उसको मैं क्या करता हूँ, उठा के कहता हूँ कि उठ के यहाँ बैठ जा, आगे बातें कर रहा था। तो क्या वो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, हम तो नहीं सुनते। होगा कि नहीं होगा? हाँ। अच्छा आ जाएगा? नहीं आएगा? अच्छा बीच में वो है। चल कोई बात नहीं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ओवरऑल जो ये ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। और बॉडी की या ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करता है? अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करता है। बस डिफरेंस इतना है इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि इनर्शिया जो तुम्हारा होता है वो होता है लीनियर मोशन के लिए, समझ रहे हो? और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कौन से मोशन के होता है? रोटेशनल मोशन के लिए। तो रोटेशनल मोशन में जब बॉडी क्या करेगा? अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करेगा, तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? एक इनर्शिया की तरह ही है। जो काम इनर्शिया का है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। बट डिफरेंस क्या है? इनर्शिया कौन से मोशन के लिए होता है? लीनियर मोशन के लिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से मोशन के लिए होता है? रोटेशनल मोशन के लिए। तो रोटेशनल मोशन में जब बॉडी क्या करता है? अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करता है, तो बॉडी के या ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर हुआ? इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस समझ में आया? दोनों ही क्या है? अपोज करने की प्रॉपर्टी है। किस चीज का अपोज कर रहा है? किस चीज का अपोज कर रहा है? अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज कर रहा है। बस फर्क इतना है, इनर्शिया लीनियर मोशन में आता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। क्लियर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? समझ में आई ये बात? ठीक है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका पोजीशन के चेंज करने का अपोज ज्यादा होगा या फिर कम होगा? मतलब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो नोटेशन है वो आई, आई से हम क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नोटेशन देते हैं। सपोज दैट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहली बॉडी का कितना है? 5 है, 5 यूनिट। अभी इसके यूनिट पे भी बात करेंगे। दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 7 यूनिट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अपोज करने की प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन में अपने स्टेट के अपोज करने की प्रॉपर्टी किस में ज्यादा होगी? पहले वाले में या दूसरे वाले में? सेकंड वाले में। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि अभी जब हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो रोटेशनल मोशन में आपका यूज होने वाला है। ठीक है। तो फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया क्या होता है? इसके डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। क्लियर है? अब देखो जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट का मतलब समझते हो? पहले ये बताओ मुझे। डिस्क्रीट का मतलब होता है पार्टिकल्स, मतलब कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे तुम्हारे। एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब जैसे ये क्या है? हमारा व्हाइट बोर्ड है। अब इस व्हाइट बोर्ड में देखो क्या है? मास हमारा क्या है? देखो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। और डिस्क्रीट मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट मतलब हो जाएगा, देखो एक पार्टिकल मैंने यहाँ लिया, दूसरा पार्टिकल मैंने यहाँ लिया, तीसरा पार्टिकल यहाँ लिया, चौथा पार्टिकल यहाँ लिया, पांचवा पार्टिकल यहाँ लिया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज दैट स्क्वायर बनाता हूँ और इसको ऐसे में क्या कर देता हूँ, इसके अंदर इसको कंप्लीटली मास से फिल कर देता हूँ।
अब ये डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूस होगा? ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो डिस्क्रीट हमेशा क्या होंगे तुम्हारे? पार्टिकल के टर्म्स में होंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। अगर हम फॉर्मूले की बात करें डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो होता है I इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर का मतलब समझेंगे, साथ ही इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई भी करेंगे। अब सपोज हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है, जैसे मर्जी वैसे ले लो, जैसा तुम्हारा मन करे, ठीक है। बिल्कुल सर्कुलर नहीं बनाना है तुम्हें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने का यही फायदा होता है कि डायग्राम में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है, अगर एक पर्टिकुलर शेप नहीं दे रहा है तो। अब यहाँ पे हम एक एक्सिस ले लेते हैं, इस एक्सिस का क्या नाम दे देते हैं? ए बी। अब इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा ये बॉडी? क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को हम क्या करा रहे हैं? देखो रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं ना, ये मार्कर है, इस मार्कर को हम देखो क्या करवा रहे हैं? रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बॉडी क्या कर रहा होगा? ए बी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा? रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉडी है तो इस बॉडी में कुछ पार्टिकल्स तो होंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना पार्टिकल्स के बॉडी बना होगा, या तुम्हारे शब्दों में हम बोल देते हैं एटम्स। एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? कई सारे एटम्स होंगे, बिलियंस ऑफ आइटम्स होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एटम्स ले लेते हैं। पहला एटम हो गया हमारा ये रहा, जिसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, या इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा जो बॉडी में है, तो इसका मास कितना कंसिडर कर लेते हैं? m1। ऐसे दूसरा होगा हमारे पास पार्टिकल, जिसका मास हम कितना कंसिडर कर लेते हैं? m2। ऐसे तीसरा पार्टिकल होगा जिसका मास हम कितना कंसिडर कर लेते हैं? m3। ऐसे चौथा पार्टिकल होगा जिसका मास हम कितना कंसिडर कर लेते हैं? m4। और ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना ले लेता हूँ? n। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n लूंगा तो मास कितना होगा nth पार्टिकल का? m n। इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? कौन सा एक्सिस है? ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस से पार्टिकल की कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो पार्टिकल फर्स्ट है जिसका मास कितना है? m1 है, इस पार्टिकल से हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं r1। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही करना है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा पार्टिकल ये है और ये एक्सिस है और ऐसे डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो। तो क्या यहाँ पे हम r को कंसिडर करेंगे? इस केस में हमेशा क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी तो हमारे पास दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m2। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल से हम क्या करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस पे हम क्या करेंगे बताओ? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं नाम दे देता हूँ r2। ऐसे सिमिलर क्या करेंगे बताओ? m3। अब m3 का क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r3। सिमिलर m4, m4 के लिए कितना हो जाएगा? और सिमिलर mn कितना हो जाएगा बताओ? rn। अब n क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, बिलियंस भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? अब अगर मुझे क्या करना है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कैसे है देखो, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है? डिस्क्रीट है। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स है तो इसका अगर मैं फॉर्मूले को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ, मतलब और बेटर तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा बताओ? देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू पहले पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताओ? m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऐसे ही के हमारे कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स का मतलब क्या हो जाएगा? डॉट 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 एंड ऑन, और लास्ट पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा बताओ? mn rn स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, और ये लिखने का तरीका क्या होता है? I इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेशन
इस समेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब क्या करना, ऐड करना। तो समेशन क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो 1 से n तक, तो ये हो जाएगा 1 to n, ठीक है। और एम आई और आर आई का स्क्वायर, ये इसको लिखने का तरीका है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये सबको? ये डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल्स है ना, ये भी डिस्क्रीट पार्टिकल है, ये भी डिस्क्रीट पार्टिकल है, ये भी डिस्क्रीट पार्टिकल है ये कंटिन्यूस बॉडी। पर इस कंटिन्यूस बॉडी में कई सारे पार्टिकल्स भी तो होंगे ना, समझे? मतलब ये जो रूम है, इस रूम में हम सारे के सारे कैसी बॉडी हैं बताओ? मैं अकेला कैसा हूँ? मैं अकेला कॉन्टिन्यूस। पर अगर मैं पूरे इस रूम की बात करूंगा, तो इस रूम में क्या है देखो, मैं भी डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह बिहेव करूंगा, ठीक है, और आप लोग भी डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह बिहेव करोगे, समझे? तो यहाँ पर भी क्या है, ये क्या है, एक बॉडी है जो कि कॉन्टिन्यूस बॉडी है। इस बॉडी के अंदर कितने हमारे पास है, कितने पार्टिकल्स हैं, एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। क्लियर हुआ ये? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, ये बस एक लिखने का तरीका है। अभी इस पे जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वही सबसे पहले कि ये जो हमारा क्या है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, और वो नई फिजिकल क्वांटिटी क्या है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वेक्टर है या स्केलर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। कौन कौन वेक्टर के साथ है, अब कौन कौन स्केलर के साथ है? सबसे मजे की बात है कि ना तो ये वेक्टर है और ना ही स्केलर है। टेंसर, कौन कौन टेंसर कहता है कि ये टेंसर है? टेंसर का मतलब समझते हो? हम्म, इस यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी टेंसर। इवन तुम्हारा वेलोसिटी भी क्या है, टेंसर। एक्सेलरेशन भी क्या है, टेंसर। समझ में आया? अब ये टेंसर का रैंक डिसाइड करता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। टेंसर का रैंक डिसाइड करता है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन दे रखी है, वो वेक्टर होगी, स्केलर होगा, साथ में दो फिजिकल क्वांटिटीज और पढ़ोगे तुम आगे जाके, जब आगे रिसर्च अगर करोगे तो, सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर, ठीक है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो सूडो वेक्टर क्या होता है, सूडो स्केलर क्या होता है? ये फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आपका वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है और स्केलर की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। जैसे अभी क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट, ट्वेल्थ क्लास में। तो ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो तो तुम्हें तो क्या पढ़ा दिया कि वेक्टर लो को ओबे नहीं करता है। अब अगर वो वेक्टर लो को ओबे नहीं करता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर। पर जब क्या करोगे, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि करंट को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट कर, समझे? अब वेक्टर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, या फिर जब करंट डेंसिटी एक आएगा, करंट डेंसिटी में भी करंट को क्या करते हैं, एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ये ट्वेल्थ के टॉपिक है तुम्हारे। तो वहां पे तो क्या होगा, वहां पे तो आपने डेफिनेशन ही गलत कर दी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो वेक्टर करंट है, करंट क्या होता है, करंट को एज अ वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं और स्केलर भी की तरह भी ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वेक्टर नहीं है और स्केलर भी नहीं है। वो क्या है तुम्हारा, या तो सूडो वेक्टर की तरह काम करेगा या सूडो स्केलर की तरह काम करेगा। बेसिकली वो सूडो स्केलर होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी आपका टेंसर का रैंक क्या है। तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसे ही मिलेंगी, जैसे एरिया वेक्टर भी। एरिया क्या होता है, एरिया स्केलर होता है वेक्टर होता है, स्केलर होता है। ट्वेल्थ क्लास में तुम इसको एज अ वेक्टर भी ट्रीट करोगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो ना तो वेक्टर होती है ना स्केलर होती है। अगर वो वेक्टर और स्केलर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो सूडो वेक्टर होगा या सूडो स्केलर होगा। और सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर की भी एक कंडीशन होती है, उसको पैरिटी के थ्रू समझते हैं। पैरिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
तो उन सब पे बात करके कोई फायदा नहीं। फिलहाल बस मैंने ये बता दिया कि जो तुम यहाँ पे टेंसर बोलते हो ना, तो टेंसर इसलिए बोलते हो क्योंकि ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर होती है। अब वो अलग बात है कि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के टेंसर हैं, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। और बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो वेक्टर होता है ना तो स्केलर होता है, इसलिए तुम्हें कुछ बुक्स में क्या लिखा दिखाई देगा, टेंसर लिखा दिखाई देगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। जो पेपर बनाएगा टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि तुम्हारे सिलेबस में सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर नहीं है। फिलहाल ये सूडो वेक्टर होता है। अगर बात करोगे तो ये कौन सा वेक्टर होता है, सूडो वेक्टर। ठीक है, चलो ये बात होगी कि ये वेक्टर है, स्केलर है कि टेंसर है। चाहे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो सूडो वेक्टर। ठीक है। सेकंड क्या करोगे, इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा, देखो ये क्या है, मास। मास का क्या होता है एसआई यूनिट, किलोग्राम। फिर मल्टीप्लाई, अभी माइनस साइन मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई होता है जब यूनिट लिखते हैं तो। आर क्या है यहाँ पे बताओ, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और क्योंकि आर की पावर 2 है तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हो गया इसका एसआई यूनिट। फिर बात करते हैं तीसरा क्या निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन क्या होगा बताओ, आई का डायमेंशन, आई का डायमेंशन इज इक्वल टू एम का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन। सो आई का डायमेंशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। एम क्या है यहाँ पे, मास का डायमेंशन क्या होता है, केजी होता है डायमेंशन, एम। और आर क्या है यहाँ पे, लेंथ। तो कितना हो जाएगा, एल। पावर 2 है तो एल की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2। तो फाइनली आई का डायमेंशन कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, एम एल 2। क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी दिक्कत परेशानी तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। क्या कह रहा, डॉट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने का तरीका। थोड़ा जल्दी नोट डाउन करना, ठीक है। अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड, ये एक एक्सिस दे दी, इस एक्सिस का नाम मैं रख देता हूँ ए बी। तुम्हारा मन करे वाई, वाई प्राइम रख देना, डिपेंड करता है। अब कुछ पार्टिकल्स लेते हैं। सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास कितना है, 1 kg। दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, इसका मास भी कितना है, 1 kg। तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मास भी कितना है, 1 kg। और चौथा पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मास भी कितना है, 1 kg। ठीक है। ये जो पहला पार्टिकल है इसकी हम डिस्टेंस देते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं मीटर कर देते हैं। जो हमारे ये वाला पार्टिकल है सेकंड पार्टिकल, इसको हम डिस्टेंस रख देते हैं 1 मीटर। जो हमारा ये वाला पार्टिकल है जो कि लेफ्ट साइड रखा हुआ है, इसका भी हम डिस्टेंस कितना रख देते हैं, 1 मीटर। ठीक है।
और इस वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में मैं एम आई लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम। कैलकुलेट करना, पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, 6, चलो देखते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 to n। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जो कि कौन सा हमारा 1 kg है, जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 2 मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। कौन सा एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, ए बी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। जैसे एक्सिस चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। अभी आगे उसको भी हम देखेंगे कैसे। फिलहाल क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम ए बी एक्सिस के अबाउट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, आई की जगह लिख देता हूँ आई ए बी। सो आई ए बी क्या होगा, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल का मास कितना है देखो, 1 kg, इनटू उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल का, उस एक्सिस से जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। फिलहाल यहाँ पे हमें किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ए बी के अबाउट। और ए बी एक्सिस से जो हमारा मास है 1 kg मास है, पहले पार्टिकल का मास है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ, 2 मीटर। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस, फिर हम सेकेंड पार्टिकल के लिए देखेंगे। सेकेंड पार्टिकल किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो जो सेकेंड पार्टिकल का मास है वो कितना है, 1 kg। तो अगेन हमने क्या लिखा, m इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 मीटर स्क्वायर, प्लस तीसरे पार्टिकल का देखते हैं, तीसरा पार्टिकल कितना है, 1 kg, डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस चौथे पार्टिकल का देखते हैं कितना है उसका मास, 1 kg, डिस्टेंस कितना है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है ए बी से, 0, तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0। तो आई ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 6। और यूनिट क्या होगा इसका, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करवाया क्यों जाता है, इस क्वेश्चन को करवाने के 2 रीजन। पहला रीजन ये है कि आपको यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करते थे ना, तो सेंटर ऑफ मास में हम कैलकुलेट करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता था, नेगेटिव साइन आ जाता था, राइट हैंड साइड क्या हो जाता था। यहाँ पर देखो क्या है, चाहे पार्टिकल तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हो, चाहे पार्टिकल आपका राइट हैंड साइड हो, दोनों ही केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हुई है, समझ में आया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका फिलहाल इस सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम जिस एक्सेस के अबाउट, किस एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हैं बताओ, ए बी एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ए बी एक्सेस पे एक मास रखा हुआ है, 1 kg मास दिखाई दे रहा है। क्या इस 1 kg मास का कोई भी कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 0। तो जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, अगर उस एक्सिस पे पार्टिकल जाके बैठा हुआ है तो उस पार्टिकल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ में आई ये बात, चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट डाउन।
ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, पहले खुद से ट्राई करोगे। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के ईच कॉर्नर पे 1 kg का मास रखा हुआ है। 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक लाइन है, ये लाइन जा रही है ए बी, जो कि ठीक इसके सेंटर से होके जा रही है। ठीक है, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है, तो कोई एक चीज दे देता हूं तो आपको दूसरा भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 2 मीटर। ठीक है, अगर इसकी ब्रेथ 2 मीटर है तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी बताओ इसकी? 2 मीटर होगी, बिकॉज हमने स्क्वायर यहाँ पे लिया है। ठीक है, और ये एक्सिस कहाँ से, ए बी जो एक्सिस है कहाँ से होकर जा रही है? इसके सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट सफिशियंट है। बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, आ गया? जिस जिसका आंसर आ रहा है रेज योर हैंड। अरे पेन तो चला ले चाचा, आंसर हो गया? आ गया आंसर? तो हाथ खड़ा करना। हाँ, बस ठीक है, नीचे कर दो। चाची आने में भी टाइम है, अभी बच्चा है वो। क्यों उसकी हंसी खेलती जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हो शादी करवा के? हो गया? किस किस का हो गया? चलो आंसर देखते हैं किस किस का मैच करता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फॉर्मूला समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। अब आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? कितने पार्टिकल्स हैं? 1 to 4, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? 4 है, तो एन की जगह कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है इसको लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल इसको मानते हैं कितना है? 1, और इनटू इस पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो टोटल लेंथ कितनी है? 2 है, और ये लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, बिकॉज ये इसके ठीक सेंटर से जा रहा है। अब अगर इसके ठीक सेंटर से जा रहा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? टोटल लेंथ की ठीक आधी। टोटल लेंथ कितनी है? 2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर। सिमिलर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का मास इनटू पहले पार्टिकल का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल का मास। सेकंड पार्टिकल का मास कितना है? बोलते रहो भाई साहब। और डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर इसका बताओ? 1। फिर तीसरा पार्टिकल देखेंगे, तीसरे पार्टिकल का मास कितना है? और ये डिस्टेंस अगेन कितनी हो जाएगी बताओ? 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर, क्योंकि ठीक कहाँ से जा रहा है? उसके सेंटर से जा रहा है। सेंटर से जाने का मतलब ठीक इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे पार्टिकल का मास इनटू तीसरे पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? 1, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस चौथे पार्टिकल का मास कितना? 1, और इनटू डिस्टेंस कितना है बताओ? 1, और डिस्टेंस भी कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? और यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था ना? हाँ ठीक है, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। किस किस का आ गया था? किस किस का आया था 4 आंसर? ठीक है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हैं
हाँ जेई मेंस में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेंस में आएंगे। जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। मेंस मेंस और एडवांस में अंतर है। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल के हैं, इससे ऊपर भी धीरे धीरे हम जा रहे हैं। लास्ट ईयर तक तो नहीं आ रहे थे। अगर मान लो कि 2016 का पेपर फिर दोबारा आना शुरू हो गया, 2000 कोरोना से पहले के पेपर आने शुरू हो गए, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जेई मेन से भी ऊपर लेवल होता है उस पेपर का। तभी क्या होता था, 700 मार्क्स का टॉपर होता था, पता है तुम्हें ये बात? अगर 700 मार्क्स किसी के आते थे कोरोना से पहले, तो इसका मतलब डिसाइड हो जाता था कि वो टॉपर है। मैं अपने टाइम बता रहा हूँ, 2013 में मेरे ख्याल से 696 का मैंने टॉपर देखा था, जितना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम लोगों का नीट पे पहली बार नीट हुआ था 2013 में, फिर बीच में ब्रेक भी कर दिया था। ठीक है, नीट नहीं दिया था ना, तभी एग्जैक्टली याद नहीं है। नीट दिया होता तो एग्जैक्टली याद होता मुझे। ठीक है, तो जितना मतलब मेरे माइंड में आ रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह में हमने देखा था, तो उसमें हमारा टॉपर कितना था, 696 का टॉपर था, जो पहला नीट हुआ था। अब ऐसा मत समझना कि उस टाइम बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे। आज के डेट के कंपैरिजन बहुत बेहतरीन बच्चे थे। पेपर फिजिक्स इस लेवल की आती थी कि बस, मतलब इतनी हाई लेवल की तैयारी के बाद भी टाइम टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता था, जिसके वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते थे या छूट जाते थे। ठीक है, अगर उस लेवल का पेपर आ गया तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, खैर तुम्हारे पास 2 साल है पूरे, अगले साल का पेपर एनालाइज करके पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या आ रहा है, तो टेंशन मत लो तुम लोग। फिलहाल अपना कर्म करो, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा उसकी टेंशन हटा दो। तुम्हें असाइनमेंट्स में इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी भी लेवल का पेपर दे दे तुम बना लोगे। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सारी क्लास होगी। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ, ए बी एक्सिस ये रहा, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो लेंथ है, वो लेंथ कितना दे देते हैं यहाँ पे, 4 मीटर। अब लेंथ 4 मीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, और ये लेंथ भी, टोटल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, कितनी मीटर, 4 मीटर। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी ऑफ द गिवन सिस्टम। चलो 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट के समय में कैलकुलेट करो, नहीं होगा तो मैं करवाता हूँ, वैसे ये भी आसान है। डायग्राम बनाओ, मास देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, आंसर आ गया, आ गया आंसर, बढ़िया। बाकी लोग क्यों नहीं आए? टाइम बताना होगा। ओके सर, आ गया। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे, फिर दोबारा क्या, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं बताओ, 1 2 कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3। ठीक है, 3 है ना, 1 2 3। अब ये भी क्या अबाउट लिखना है, सबसे पहला पार्टिकल मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल का मास कितना है, 1 kg, और इनटू उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है बताओ। टोटल डिस्टेंस अगर 4 है, और यहां से मैंने क्या करा है, एक एक्सिस ड्रॉ किया है, तो ये किसका काम करेगा, बाइसेक्टर का काम करेगा। बाइसेक्टर का काम क्यों करेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता तो बाइसेक्टर का काम नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, और वो प्रॉपर्टी क्या है
कि अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जब आप क्या करोगे, किसी भी कॉर्नर से सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये लाइन क्या करता है, ये लाइन इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फाइनली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, 2 मीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। तो इस पार्टिकल की इस एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर। फिर सेकंड पार्टिकल देखते हैं, सेकंड पार्टिकल कितना है, तो सेकंड पार्टिकल का मास इनटू सेकंड पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सेस से जिस एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो वो डिस्टेंस कितनी है बताओ, 2, क्योंकि हमें क्या करना है, ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस तीसरा पार्टिकल कितना है बताओ, 3 kg। और वो जो 3 kg है वो क्या है, उसी एक्सेस पे बैठा हुआ है जाके। तो अगर वो उसी एक्सेस पे जाके बैठा हुआ है तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो फाइनली आई इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 4 प्लस 8, तो आई इज इक्वल टू आ गया कितना, 12 kg मीटर स्क्वायर। किस किस का आया था ये आंसर, चलो ठीक।